नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 4 जून 2024 ये तारीख दोस्तों आपको याद ही होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपना टूट गया था। 400 पार का नारा वो दे रहे थे, लेकिन 240 पर आकर सिमट गए। और पिछले एक साल में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं या फिर वो हो गए हैं, क्या है परिस्थिति, जानने की कोशिश करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव सर, पिछले एक साल में आखिर ऐसा क्या हो गया है जो पिछले 10 सालों पर भारी पड़ रहा है प्रधानमंत्री पर। हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात कि आपने आज का विषय बहुत अच्छा रखा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया विषय है। और जो आपने सवाल किया कि क्या ऐसा पिछले एक साल में हुआ है जो भारी पड़ रहा है, इस शासन या कुशासन जो भी बोल रहे हैं आप। देखिए, 10 साल में पाप का घड़ा भर गया है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हमने देखे या मिस यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस देखे, जो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका दुरुपयोग देखा, सीबीईडी है ना, डीआरआई, दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस समाज के इंटेलेक्चुअल वर्क, इनके प्रतिद्वंदी, इनके ऐसे लोग जिनसे ये एक प्लेटफॉर्म पे, एक विचार पे इनके साथ विचार मेल नहीं खाते थे, उन सारे लोगों को जो सताने का प्रयास किया गया, वो धीरे धीरे जो है वो अब इनके ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि एक कहावत है कि जो भी आप इस दुनिया में कर्म करते हो, वो उसका फल इसी दुनिया में भोग के जाते हो। तो जो 10 साल में इन्होंने कर्म किए थे, वो पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि ये लोग भोग रहे हैं। ये जो एक इन लोगों का ये कह लीजिए कि आत्मविश्वास, झूठा आत्मविश्वास कि 400 पार जाएंगे, पूरे मीडिया को अपने मुट्ठी में करके जो एक स्वप्न इन्होंने बुना था कि 400 पार चले जाएंगे, वो स्वप्न तो जो है वो धराशायी। हमने देखा कि इनकी आकांक्षाएं कैसे धराशायी और स्वप्न कैसे टूटा। 400 पार के बदले 272 के भी लाले पड़ गए, 240 पे आ गए। इसका मतलब है कि जनता के बीच में आपने अपने ट्रस्ट को खोया है। मैसिव ट्रस्ट लॉस हुआ है। ये इलेक्शन का रिजल्ट जो 1 जून को आया था और जो 4 जून को सरकार बनी इनकी, तो उसके अंदर यही समझ में आया कि जनता का विश्वास इन्होंने खोया है। ठीक है। और उसी का नतीजा है कि मोदी जी के मुंह की लालिमा जो है, वो लालिमा पूरी गायब नजर आ रही है हमको पिछले एक साल से। और उसका रीजन ये है कि आप इस बात को समझिए कि आप लोग बैठ के दिल्ली में गगनचुंबी अट्टालिकाओं में बैठ के नीति निर्माण करेंगे। गगनचुंबी अट्टालिकाओं के शयन कक्षों में बैठ के आप भारत के 66% जनता जो कैसे तैसे भी अपने जीवन का यापन कर रही है, वैसी जनता के लिए नीति निर्धारण आप करने जाएंगे। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे ताकि एक कॉरिडोर बन सके मंदिर तक जाने के लिए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं तो पलट के जो है आपके ऊपर आएगा। देखिए, इस देश को चलाना है तो आपको इस देश को चलाने के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। आपने पिछले 11 साल में ना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके पहले के 10 सालों में ना विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया। पिछले एक साल में पिछले 1 महीने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इनको याद आ रहा है कि इंडिया को एज ए टीम वर्क, पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए इंडिया टीम की तरह खेलना चाहिए। भाई, ये जो आपका कहना था, ये पिछले 10 साल में कहां है? तो ये पूरा का पूरा कुल मिला के जो है ये उनके ऊपर में वापस आ रहा है। जो इनके कर्म थे, कुकर्म थे, वो सारे इनको पलट के आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो आपने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है कि मुंह से जो है वो लालिमा गायब है। जी हिमांशु। अच्छा, सिर्फ सीटें कम होना क्या ये वजह है या फिर कुछ और भी है इंटरनल जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की लालिमा जो आप बता रहे हैं वो खो गई है? क्योंकि इंटरनेशनल मंचों पर अगर कोई कुछ बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीज फायर किए ले रहे हैं, समझौते किए ले रहे हैं। हम देख रहे हैं राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते। मतलब जो देश में या विदेश में जो भी मुद्दे हैं उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इसके लिए मतलब सिर्फ सीटें कम हो गई हैं ये वजह है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पिछली बार भी थे, इस बार भी है, बदल क्या गया है?
बहुत बढ़िया सवाल है। इसके दो पार्ट्स हैं। आपने जो पूछा, एक आपने इंटरनेशनल फ्रंट की बात की कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ, दूसरा आपने डोमेस्टिक फ्रंट की बात की कि घरेलू स्तर पे क्या हुआ। तो लेट अस कम ऑन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट को जो इंटरनेशनल फ्रंट का है उसको डील करते हैं। देखिए, जो विदेश नीति बनी है भारत की, उसमें 2022 के बाद से जो है भारत सरकार ने, बोलना चाहिए भारत तो नहीं, इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्लेवरली प्ले करने की कोशिश की। जब रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया तो ये मानना था सारी एडवांस्ड नेशंस का, जो G7 के नेशंस हैं, उनका ये मानना था कि भारत एक डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र को प्रजातांत्रिक शक्तियों के साथ में जाना चाहिए। रशिया, पुतिन जो है वो ऑटोक्रेटिक नेता है, कम से कम यूनाइटेड नेशन में भारत ने इस चीज का जो है वो तिरस्कार करना चाहिए, या इस चीज की जो है वो कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी कि रशिया ने गलत किया। भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने, इन्होंने रशिया के साथ में स्पेशल डील किया ताकि भारत को कम रेट्स में पेट्रोल मिले। ये एक अच्छा काम था, इससे लगा कि भारत को, हम लोगों को फायदा होगा। परंतु इन्होंने पेट्रोल तो सस्ता लिया, पर वो प्राइस जो कम हुआ है वो आपको, मेरे को, रिटेल कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे दो चीजें हुई। एक, आपने यहाँ पे डोमेस्टिक फ्रंट पे आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग या लोअर क्लास के लोग जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते, इनको दुखी किया कि आप पेट्रोल सस्ते ले रहे हैं पर आप वो पास ऑन नहीं कर रहे कंज्यूमर को। दूसरी तरफ आपने जितनी प्रजातांत्रिक शक्तियां थी उनको जो है ये बताया कि भाई आप जो है, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारा इसके अंदर में नेचुरल इंटरेस्ट है। तो वो जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज थे वो कट गए भारत से। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये गए अमेरिका, नरेंद्र मोदी जी। आपने प्लान बनाया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा बाइडेन से मिलने के बाद में, जब बाइडेन राष्ट्रपति थे, और आप बाइडेन से मिले नहीं। तो रिपब्लिकन पार्टी को एक ये इशारा गया कि नरेंद्र मोदी जो है, जहां दम वहां हम के नीति में विश्वास रखते हैं। ये ट्रंप को अपना दोस्त बोलते हैं परंतु बिना मिले उनसे आ गए। तो उन लोगों के भी दिमाग में बैठ गया कि ये जो है भारत के प्रधानमंत्री, ये हमारे नेचुरल अलाई नहीं है, हमारे नेचुरल दोस्त नहीं है जो ये दूसरों के सामने दिखाते हैं। तो अमेरिका भी कट गया। चाइना हमेशा से हमारा एनिमी रहा है। चाइना चाहता नहीं है कि भारत बढ़े, क्योंकि भारत ही एकमेव राष्ट्र है जिसके अंदर शक्ति है जो चाइना को टक्कर दे सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो चाइना को तो आप छोड़ दीजिए। अब चौथी सुपर पावर जो है वो है रशिया। रशिया के साथ हम जो है ढुलमुल कर रहे, कभी उसके पास, उसके साथ जा रहे हैं, कभी हम कहीं और चले जा रहे हैं, अमेरिका के साथ चले जा रहे हैं। तो रशिया को भी लगा कि हमारे नेचुरल अलाई नहीं है। तो ये जो इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत ने फॉरेन पॉलिसीज बनाई, इसका पहली बात तो भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल के एग्जांपल से मैंने समझाया। और भी दूसरे एग्जांपल है, अमेरिका ने वीजा कट कर दिया इंडिया का, इंडिया के वीजा जो है अब कम बच्चे जा रहे हैं, सेम यूरोपियन यूनियन में हो रहा है। तो इंडिया को कोई फायदा, इंडिया के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज इससे जो हुआ, कल आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये न्यूज दिया है कि अदानी ईरान से ऑयल लेके आ रहा है, ईरान के ऊपर में सैंक्शन लगा है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार की देखरेख में ये काम हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी सरकार इस चीज की जवाबदेही जो है नरेंद्र मोदी सरकार से ली जाएगी। तो आप आगे आने वाले दिनों में देखना कि इसके कितने दुष्परिणाम या क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, ये आपको नजर आएंगे। तो धीरे धीरे भारत क्या हो रहा है, ना तो ये चाइना और रशिया के करीब आ पा रहा है, और ना ही ये मन से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जा रहा है। तो विदेशी नीति पे, कूटनीति पे हम कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे। डोमेस्टिक फ्रंट में आप देखिए कि हम पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें तो देश में वैमनस्यता बढ़ी है। हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, इनके पावर कोलैप्स हो रहे हैं। कुछ लोग जो है मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि इस देश को कैसे चलाना है। आर्थिक असमानताएं भयानक बढ़ गई हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण से लोग डिल्यूजन्ड हुए हैं, मोह भंग हुआ है, लोगों का काफी बड़े स्तर पे मोह भंग हुआ है। और वो जो मोह भंग है वो आपको सोशल मीडिया और सड़कों पे धीरे धीरे नजर आ रहा है, और इसका जो है व्यापक असर आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। जी हिमांशु।
अच्छा सर, आपको लग रहा है कि पार्टी से भी कंट्रोल खोते जा रहा है मोदी शाह? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ नेता अनाप शनाप कुछ बयान दे देते हैं, उन पर एक्शन तक नहीं ले पा रहे हैं। मतलब एमपी में देखिए, विजय शाह हो या फिर जगदीश देवड़ा हो, कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनको खुलकर मतलब ऐसी अश्लीलता फैला रहे हैं, उन पर भी कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही पार्टी। तो अपनी पार्टी पर उनका कंट्रोल नहीं है। जब पार्टी पर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर चीजें कैसे वो डेवलप कर पाएंगे, या फिर कमजोरी की एक वजह हो सकती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये पार्टी के अंदर जो कल्चर जो डेवलप हुआ है अनअकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही नहीं रखना ऊपर के और जो आपके लीडर्स हैं उनके प्रति और इस देश की जनता के प्रति, ये पूरा का पूरा पार्टी को अंदर से खोखला कर रही है। हिमांशु जी, नेशनल कैपिटल ऑफ क्राइम जो है लखनऊ, ठीक है, क्राइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी के भी घर कभी भी गिरा दिए जा रहे हैं। ये नेशनल कैपिटल ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी का जो केंद्र है देश में लखनऊ, इस पे हम कभी और एपिसोड बनाएंगे। आप देखिए कि लखनऊ और दिल्ली के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, और दिल्ली में बैठ के जो शासन चलाने वाले लोग हैं ये लखनऊ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि लखनऊ को पूरा समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिला हुआ है। तो ऐसे ही हो रहा है कि किसी ना किसी को किसी ना किसी का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए पार्टी जो है वो एक्शन नहीं ले पा रही है। जब तक आप डिसिप्लिन जो है वो नहीं उसको सुचारू रूप से जो है पूरे पार्टी के अंदर में फैलाओगे, तो आपको इस तरीके की हरकतें होती नजर आएंगी। आपको नजर आएगा कि कहीं पे कोई लीडर का बेटा जो है वो दलित पे पेशाब कर रहा है, कहीं आपको नजर आएगा कि आपका स्पोक पर्सन जो है वो टीवी पे बैठ के मां बहन की गालियां दे रहा है, कहीं आपको नजर आएगा कि आपकी पार्टी का सांसद जो है पार्लियामेंट के अंदर में अल्पसंख्यक नेता के खिलाफ उटपटांग गंदी लैंग्वेज, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कैसे पार्टी का चारित्रिक ह्रास हो रहा है, कैसे इनके नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि सेंटर से या तो जो ऊपर में शीर्ष पे 3-4 लोग लीडर्स बैठे जो पूरी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, जेपी नड्डा जी हुए, अमित शाह जी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, या तो इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए पार्टी के अधिकतर लीडर्स और इनको गिन नहीं रहे, मान नहीं रहे, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग हैं यही बढ़ावा दे रहे हैं, यही मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ जो करना करो, कोई तुम्हारे ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी। ये पहली बार देख रहा हूं मैं इस देश में कि एग्जामिनेशन के पेपर्स इतने बड़े लेवल पे लीक हुए और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इंडिया का स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ी रेल मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन ट्रैजिक है ना जो हुआ, उसमें जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए उनको तो मतलब एलिवेट किया जा रहा है, उनका प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है। तो भाई जिन मंत्रियों के अंडर में हम देख रहे हैं कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, अमित शाह जी जिनके अंडर में मणिपुर पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, जिनके अंडर में हमने देखा 200 किलोमीटर जो है वो आतंकवादी घुस के जो है हमारे 26 लोगों की शहादत लेके चले गए, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये बड़े लेवल पे क्या सिग्नल दे रहा है? ये बड़े लेवल पे ये सिग्नल दे रहा है कि आप चमचागिरी करते रहो, जो टॉप पे 1-2 लोग बैठे हैं और आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये जो कल्चर ब्रीड हुआ है, ये पार्टी विद डिफरेंस का पंचलाइन देने वाली पार्टी जो चाल चेहरा और चरित्र की बात करती थी, वो पार्टी के ऊपर वो शो करता है कि ये कैसे किस तरीके से अधोगति की तरफ ये बढ़ रही है। जी हिमांशु, आपको लग रहा है बिहार इलेक्शन जो आने वाला है वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टेंसेस हो चुके हैं पिछले 1 साल में, और पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा फोकस हमको बिहार इलेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लूज कर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आए और रिप्लेस कर दे। जो 2014 में हुआ वो शायद अब 2029 में होता हुआ दिखाई दे, आगे बढ़ जाए। नहीं देखिए, मेरा नहीं मानना है कि इंडिया के किसी भी स्टेट का इलेक्शन जो है वो इनके लिए लिटमस टेस्ट है। कारण यह है कि भारत के अंदर में तो इनका जो अपोजिशन होना चाहिए था वैसा अपोजिशन होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। संसद से लेके सड़क तक या सड़क से लेके संसद तक जिस तरीके से
अपोजिशन पार्टीज और इंटेलेक्चुअल क्लास ने संघर्ष करना चाहिए था, वो संघर्ष होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं हिमांशु जी, जो इस सरकार की कड़ी निंदा करने वाले जो लोग हैं मीडिया के, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। ऐसे लोग 15-20 से ज्यादा नहीं है इस भारतवर्ष में। परंतु होना क्या चाहिए, पूरी मीडिया ने मिलकर जो है इस तरीके के गलत तरीके से सत्ता चलाने वाले जो पार्टी है उसकी तो चूल्हे हिला देनी चाहिए। इन्होंने तो मिलके जो है व्यापक रूप से जो है आर्टिकल्स और कॉलम्स की जो है बौछार कर देनी चाहिए थी, पर वो होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इससे समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर में चाहे इलेक्शंस हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे मीडिया हो, इन सब पे इनका कब्जा हो गया है। ठीक है, जिस पार्टी के पास में पैसा होगा भारत में, वही पार्टी अच्छे से इलेक्शन लड़ सकती है। आज की हकीकत यह है कि पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टीज में देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और बाकी सारी राजनीतिक पार्टी एक तरफ। तो कोई भी एक पार्टी की हैसियत नहीं अपोजिशन में जो भारतीय जनता पार्टी को जो है रिसोर्सेज से, ठीक है, हरा सके। तो आप कैसे हराओगे, जब जनता जागरूक हो। जनता को आप कैसे जागरूक करोगे, मीडिया के माध्यम से करोगे। मीडिया के माध्यम से आप तभी कर पाओगे जब मीडिया जो है वो स्वतंत्र हो। जब मीडिया ही गुलाम हो जाएगी तो आप जनता को कैसे जागरूक करोगे। तो इसलिए मुझे पॉलिटिकल इलेक्शन जो हैं वो किसी भी स्टेट के वो लिटमस टेस्ट नहीं लग रहे हैं। हाँ, इस सरकार को यदि खतरा है तो वो भारत के अंदर से नहीं, भारत के बाहर से है। जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत की फजीहत हो रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान के पीछे कैसे एक के बाद एक राष्ट्र लामबंद हो गए थे। हमने देखा चाइना, हमने देखा अजरबैजान, हमने देखा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो ओआईसी है, सबकी सब पाकिस्तान के पीछे जो है वो लामबंद हो गई थी। भारत के पीछे कौन था? भारत के पीछे एक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार थी और एक इजराइल था। इजराइल वो जो पूरे विश्व में खुद ही परैया बना हुआ है, इजराइल के साथ कोई मित्रता नहीं रखना चाहता। तो आप ऐसे राष्ट्रों का लेके कहां तक आगे जाओगे? हमने देखा कि मोदी जी के आने के पहले जो भारत का बोलबाला होता था सार्क में, जो अपना साउथ एशियन कंट्रीज जो है उसमें, हमने देखा कि वो सार्क ही आपने खत्म कर दिया। आज नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, मालदीव आंख दिखा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल अलाय रशिया था वो भी हमसे खफा खफा रह रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में अपने सबसे ज्यादा मेहनत अमेरिका को अपने पास लाने की वो अमेरिका भी खुल के हमारे साथ नहीं आ रहा है। यूरोपियन यूनियन को तो हमने कंप्लीटली काट दिया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी अदानी के खिलाफ छपी है उससे हमें नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा हो रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पे, वो भारत के लिए बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है। और मैं ये देख रहा हूं इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। कोई एनालिस्ट, कोई पॉलिटिकल थिंकर इन या इंटरनेशनल मैटर्स के ऊपर में जो एक्सपर्ट्स बातें करते हैं, उनका इस तरफ नजर नहीं जा रहा है कि भारत की पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे आने वाले दिनों में अफेक्ट करने वाला है, इंपैक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। क्योंकि 80% चीजें हम इंपोर्ट करते हैं हिमांशु जी, हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो यदि बाहर के कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे तो ये आने वाले दिनों में भारतीयों के लिए बहुत गंदा संदेश जाएगा जी। लेकिन राजीव जी, मोदी जी के लिए हो, अमित शाह जी के लिए हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, कही जाती है 24/7 ये इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनके लिए इलेक्शन जीतना सब कुछ है। मतलब ये इलेक्शन जीत गए तो सीना ठोक कर बोलेंगे, अपोजिशन को अपनी तरीके से पप्पू बनाएंगे, और अगर हार जाते हैं तो खामोश हो जाएंगे। तो इनके लिए तो इलेक्शन ही है। अब देश क्या करे? तो इलेक्शन में ही जवाब दिया जा सकता है, इनको जनता दे सकती है जवाब। एकदम आपका जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ वेरी एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपने दिया है। देखिए क्या है, इलेक्शन के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होता है, परंतु सत्ता परिवर्तन करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, क्या वो विपक्षी पार्टियों के पास में है? जो सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता के अंदर में मनोबल चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास में, मिडिल क्लास में जो मनोबल चाहिए, मानसिक स्तर पे जो है उनको परिपक्व होना चाहिए, क्या वो हम देख रहे हैं? क्या हमारे लोगों में वो मनोबल है? और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया जो पॉलिटिकल पार्टी और जनता के बीच का सेतु होता है, प्लेटफॉर्म होता है, ये इसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इसको जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेही रखनी चाहिए। क्या हम उस मीडिया को जो है
वो देख रहे हैं कि जनता के प्रति जवाबदेह है। सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके काम करता है। ना तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके पास में रिसोर्सेज हैं, ना हम देख रहे हैं कि मीडिया जो एक सेतु का काम करती है जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और ना ही हम देख रहे हैं कि जो चेक एंड बैलेंस की जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, है ना, ये पटेल साहब, इन लोगों ने जो फाउंडिंग फादर्स हमारे थे, इन्होंने जो एक सोच रखी थी कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास में सारे पावर नहीं होने चाहिए, वो पावर जो है चेक एंड बैलेंस की जो एक इन्होंने एक जो सीमा रची थी, क्या वो चेक एंड बैलेंस की नीति हो रही है? क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बना रहा है? क्या जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बना पा रही है? क्या मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो तरीके से काम कर रहा है? सत्ता परिवर्तन तो तब होगा ना जब ये सब मिलके सुचारू रूप से काम करेंगे। पर जब आपने सारे के सारे मैकेनिज्म, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, इन सब के ऊपर में कंट्रोल कर लिया है, पूरा ये जो मैकेनिज्म रहता है अपोजिशन का, एक जो सत्ता दल जो गलत काम करती है उसके खिलाफ जो जनता का, जो मीडिया का, जो विपक्षी पार्टियों का जो मैकेनिज्म रहता है, वो उसमें आपने अलग अलग जगह पे जो है अवरोध खड़े कर दिए और वो मिलके काम नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन जो है वो मुझे भारत के अंदर से ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत जल्दी होगा। अगर सत्ता परिवर्तन कुछ होगा तो वो फॉरेन के दबाव में ही, फॉरेन जो ये है देश है उनके ही दबाव में हो सकता है, क्योंकि भारत को हर बार अपने लोन्स रिन्यू करने पड़ते हैं। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, इसके ऊपर एक अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो जब ये जो डेट है इसको आप रिन्यू करने जाओगे और अगर सामने बॉन्ड होल्डर्स बॉन्ड खरीदने के लिए आपके तैयार नहीं, तो आप कैसे रिन्यू करोगे? वो बात अलग है कि भारत का अधिकांशतः डेट जो है वो डोमेस्टिक डेट है, पर इंटरनेशनल भी आप लेते हो, आपको डॉलर्स की जरूरत है। जब वो डॉलर का फ्लो रुक जाएगा तब आप क्या करोगे? तो भारत जो है, भारत के ऊपर में यदि कहीं से दबाव आ सकता है तो बाहर से ही आ सकता है। देश के अंदर में तो इन्होंने दिखा दिया 10 साल में, पिछले 11 साल में, कि कैसे लोगों को घुटने पे लाया जा सकता है, कैसे लोगों को जो है प्रैक्टिकल रियलिटी से डिटैच किया जा सकता है, उनको रियलिटी देखने नहीं दिया जाए, कैसे अपोजिशन पार्टी को एकदम ध्वस्त कर दिया जाए, कैसे इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स कर दिया जाए। ये 11 साल में इन्होंने हम लोगों को सिखा दिया है। जिस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास एकदम वैचारिक रूप से शून्य हो जाए और वो किसी भी तरीके से अपोज करने की भूमिका में ना रहे, डर के और भय के साए में जिए, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास से मैं बहुत बुरी तरीके से जो है आई एम डिसअपॉइंटेड। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, मुझे एक बात याद आ रही है। अरविंद केजरीवाल बहुत शुरुआत में कहा करते थे कि इस कुर्सी में ही कोई दिक्कत है, इस कुर्सी पर जो बैठता है वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाता है, वो फिर अपने हिसाब से काम करने लगता है। तो ये जो विपक्ष में बैठता है तभी ज्ञान आता है क्या सबको? और जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये भी यही करेंगे, क्योंकि ये सीख रहे हैं इस वाली सत्ता से, ये सीख रहे हैं, उन्होंने उनसे सीखा, अब ये इनसे सीख रहे हैं। तो आगे जो आने वाला है, जो मॉडिफाइड सरकार आएगी आगे, वो किसी की भी आए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो इससे और बुरा हाल करेगा। आपको नहीं लगता है? आप तो आज एक से एक सवाल दाग रहे हो, मतलब 800 पाउंड गोरिल्ला जो है वैसा सवाल आपने छोड़ दिया है। बहुत ही शानदार सवाल है। मैं देखिए मैंने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि भाई कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो सडनली हम देखते हैं कि भाई अजीब अजीब टाइप के लोग जो हैं, जो मतलब वो सत्ता के केंद्र में नजर आते हैं, ऐसे एरोगेंट लोग जिनको एक्चुअल में सत्ता में नहीं होना चाहिए। तो जो जमीन से जुड़े हुए लीडर्स हैं, जो काम करते हैं, वो तो बाजू में हो जाते हैं। और ये राज्यसभा के और ये जो लॉयर टाइप के लोग हैं जो मतलब पीछे के दरवाजे से आते हैं, ये पूरे सत्ता की मलाई खाते हैं। यही हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मैं देख रहा हूं कि वही ट्रेंड हो रहा है और वही चीज की तरफ आपने इशारा किया है। 2004 से लेकर 14 के बीच में कांग्रेस ने जिस तरीके से देश का शासन चलाया, उससे जनता इतनी नाराज हुई कि 206 से लाके उनको 44 पे पटक दिया। अब ये बात हम बोलते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है। अब मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि ये वापस से सत्ता में आएंगे
तो कहीं से चिदम्बरम जी आ जाएंगे जो एकदम अभी गायब हैं, खाली आर्टिकल लिखने का काम कर रहे हैं। ये काम जो गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का है, क्या वो आर्टिकल लिखने का काम करे? उसका तो काम है सड़क पर उतर के जो है वो संघर्ष करे। आपको एकदम सडनली ऐसे राज्यसभा के लीडर्स नजर आएंगे जो आज कहीं भी संघर्ष करने के स्थिति में हमको नजर नहीं आ रहे, जो कहीं संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और जो जमीन लेता है, जो आज संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के, आप देखोगे कि वो अधोगति पे ले जाके फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जान नहीं आ रही है। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की है और उन लोगों से जो मुझे फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि भाई सत्ता में आते ही जो बैकडोर, राजीव शुक्ला है ना, चिदम्बरम जी, अंबिका सोनी जी, वो एक नटराजन थी कौन सी तमिलनाडु की, वो है ना जयंती नटराजन, ऐसे इस टाइप के लीडर आ जाते हैं। वो तेलुगु देशम पार्टी से आई थी, रेणुका क्या नाम है, इस टाइप के जो लीडर्स हैं ये एकदम सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं। या फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमने देखा सिंधिया जी हैं, या जितेंद्र प्रसाद, या आपके देवड़ा जी। तो कांग्रेस पार्टी जो मेन अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी ने 10 साल में ये एग्जाम्पल शो किया कि क्या बैड गवर्नेंस होता है। गलत तरीके के हर लोगों को आपने आगे बढ़ाया। लॉयर्स ने पूरी पार्टी को कैप्चर कर लिया। ये लॉयर अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी अपने प्रोफेशन को चमकाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं कि भाई उनको सपोर्ट मिले। ये कड़वी सच्चाई है। और यही लॉयर जो है पूरी की पूरी पार्टी पे कैप्चर करके बैठ गए। आप इनकी पार्टी देखिए, वो अश्वनी क्या है जो पंजाब के लीडर हैं, वोट के चले गए ना भाजपा में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में। ऐसे आप देख लीजिए, वीरप्पा मोइली से लेके तो चिदम्बरम से लेके तो कपिल सिब्बल से लेके, यू नेम एनी पर्सन, सलमान खुर्शीद, सबके सब लॉयर। और यही लॉयर लोग पूरी की पूरी पार्टी पे काबिज हो गए। कांग्रेस जब तक नव युवकों को मौका नहीं देगी, कांग्रेस जब जमीन स्तर पे लड़ने वाले लोगों को मौका नहीं देगी, कांग्रेस जब तक युवाओं को मौका नहीं देगी, तब तक अपोजिशन कैसे बिल्डअप होगा? सिर्फ राहुल गांधी के कंधे पे बंदूक रख के कब तक आप लोग चलाओगे? एक राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पार्टी में हजारों राहुल गांधी चाहिए, और वो राहुल गांधी तब बनेंगे जब आप मौका दोगे। आप टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं दे रहे हो। आप उन्हीं लोगों को मौका दे रहे हो जो उनका एक्सेस है, जो लल्लो चप्पो करके कैसे भी परिवार के साथ में जुड़ जा रहे हैं, परिवार के इर्द गिर्द के जो नेता उनके साथ में जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पार्टी बढ़ेगी? आप हर शहर को देख लीजिए। मैं नागपुर का एग्जांपल दे रहा हूं। जितने भी प्रोमिनेंट पोजीशन पे बैठे हुए नौजवान लीडर्स मेरे को नजर आ रहे हैं, सबके बाप जो है अभी एग्जिस्टिंग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो कांग्रेस जब तक ये 65 से 80 साल के लीडर्स को बाहर नहीं करती, जिन्होंने 2004 से 14 में मलाई खाई है, और जब तक ये 35 से लेकर 55 साल के उम्र के लीडर्स को मौका नहीं देती, जिन बेचारों को कुछ सत्ता की मलाई खाना तो छोड़ दीजिए, कुछ भी मौका नहीं मिला है, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होना है। इनको जवानों को मौका देने की जरूरत है। देश में यदि एक कोई पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, वो कांग्रेस। और देखिए, भाजपा इसलिए बार बार जीत रही है क्योंकि जहां पे कांग्रेस और भाजपा का टक्कर है, वहां पे कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर साबित हो रही है। और कांग्रेस क्यों कमजोर साबित हो रही है? क्योंकि आपके जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता है वो सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स आप छोड़ के जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। और कांग्रेस ने इन्हीं बड़े लीडर्स को बढ़ाया है। तो कांग्रेस को स्ट्रैटेजी अपनी सोचने की जरूरत है। ये आपकी जो आपके अंदर जो कमियां निकाले, उससे नाराज होने की या दुखी होने की या उसे घृणा करने की जरूरत नहीं है। यह अवलोकन का समय है। यदि आप आत्मविश्लेषण और अवलोकन नहीं करेंगे तो यही स्थिति चलती रहेगी, और इसका भुगतान, इस खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीटें बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी की, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कमियां नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का शासन कर रही है, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा है उसको लेकर, लेकिन मीडिया जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है वो भी अपने आप में देखने वाली बात है। तो मीडिया हो गया और विपक्ष हो गया, ये दो मिलकर अगर सही राह पर निकलेंगे और अकाउंटेबल ठहराएंगे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर होकर भी बोलेंगे, क्योंकि वो खामोश नहीं रहेंगे। कम से कम बोलेंगे तो समझ में आएगा कि उनकी राय क्या है, वो किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं इस पूरे विषय पर उनकी क्या राय है।